चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू जय। कल मैं आज सुबह मैंने क्लास ली, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, ऐसा मुझे याद दिला तो अच्छी बात है। चलिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी पढ़ा था। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या आया था? फिर हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा, इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन होने के बाद नेता लोग चुने जाते हैं। नेता लोग चुन के कहाँ पर आते हैं? पार्लियामेंट में आते हैं, असेंबलीज में आते हैं। फिर वो क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग नए नए कानून बनाते हैं, उनके ऊपर डिबेट्स होते हैं। ठीक है, अभी पॉलिसी बन गई, कानून बन गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत हो या कुछ भ्रष्टाचार हो तो इसके लिए आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हो? तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे आपके स्कूल्स में भी एक प्रिंसिपल रूम होता है, एक स्टाफ रूम होता है, लाइब्रेरी है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स काम करते हैं। कुछ जो टीचर होते हैं जो आपके क्लास टीचर भी रहते हैं, है ना, कुछ आपके लाइब्रेरी में रहते हैं, कुछ आपके पीएम भी रहते हैं। तो देखो, एक स्कूल जैसे सिस्टम को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसी तरह कंट्री को रन करने के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। और ये कंट्री को रन करते हैं, इसलिए समहाउ इनको क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। चलिए, तो डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट ओनली पीपल, अबाउट इलेक्टिंग देयर रूलर्स। रूलर्स के भी कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनके काम कुछ करने के प्रोसीजर्स होंगे कि काम ऐसे कर सकते हैं, उनके कुछ लिमिट्स होंगी, कुछ उनके डिस्प्यूट्स भी आएंगे, डिस्प्यूट रिजोल्व भी होना चाहिए, है ना। तो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है मेनली आपका जो चुनाव वाला पार्ट होता है, जहाँ पर एमपीज एमएलए चुने जाते हैं, इसमें खासकर नेता लोग आते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है आपका आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्ट्रेट, जो एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या करता है? जज का काम करता है। दोनों पक्ष में कोई लड़ाई हो, पॉलिसीज में कोई डिस्प्यूट हो, उसको करेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो देखो, आपको ये एक ऐसा लेटर दिखाया गया है 1980 13 अगस्त 1990। एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर आया, जीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मोमेरेंडो नंबर मतलब मोमेरेंडो नंबर 36012/31/90। ठीक है, तो ये इंडिकेट किसी चीज को करता है। ठीक है, ये एक लेटर है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट दिया है। क्या सब्जेक्ट है? 20% रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविल पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो एक मंडल कमीशन था, इस बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट का लेटर आता है। ठीक है, अब इस लेटर को बनाने के लिए पीछे बहुत बैकग्राउंड होता है। पहले पूरी स्टडी की जाती है, फिर लोकसभा में कानून बनता है, राज्यसभा में बनता है, फिर उसमें डिस्कशन कई होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से भी डिस्कशन होते हैं, बाद में इसको लास्ट में राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब कानून बनता है। और उसके बाद एक सिंगल पेज पे ये डॉक्यूमेंट कानून बन के आता है। अभी नॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है, इस पर एक ही व्यक्ति का साइन होता है, तो हमको क्या लगता है भाई इस व्यक्ति ने पूरा कानून बनाया, पर पीछे एक्चुअल में बहुत सारे वर्किंग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो जस्ट गवर्नमेंट के जो लेटर्स होते हैं उसका एक्सटेंशन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ऑर्डर है अगस्त 1330, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इशू ऑर्डर किया, इसको हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, इसका ऐसे सीरियल नंबर दिया गया। ठीक है, तो जो उस ऑफिस का जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर थे, कौन से डिपार्टमेंट में? पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ये कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या बाकी किसी और को आवाज का दिक्कत है या केवल विशाल को समस्या है? बहुत कोई समस्या आवाज का? हाँ भाई, भुवन, भुवन को भी टेंशन नहीं है, देखो सबको क्लियर है। इट इज सिंपल एंड स्वीट, है ना। ये छोटा रहता है, ब्रीफ रहता है, एक पेज का रहता है। ये आपके स्कूल के सर्कुलर जैसा होता है। जिसके बार आपको सर्कुलर आता है ना
कि आपकी छुट्टी है, ठीक है, तो एक छोटा सा लेटर है, पर उसको छुट्टी को बनाने के लिए पहले प्रिंसिपल सभी टीचर का मीटिंग लेगा, भाई ये इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है या स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सब पीछे मीटिंग होने के बाद तब आपको एक लेटर आता है, इस दिन ये फंक्शन है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह के डेली हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर इशू करती है, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, पर ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो नीचे जाते हैं, तब द ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन, एक बहुत बड़ी पॉलिसी का डिसीजन लिया गया। जो आप 27% रिजर्वेशन सुनते हो, जैसे एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, उस तरह ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन आया था, जिसको 27% बोलते हैं। इसमें किसके लिए था ऑर्डर? ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीबीसी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये उन कास्ट पीपल था जो एससी में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं है, स्टिल उनको बैकवर्ड माना जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ उनको बैकवर्ड मानती है, तो उनको जॉब्स में रिजर्वेशन देने के लिए ये रूल आया था। ठीक है, ये पहले सिर्फ एस सी और एस टी का लागू था, तो देर इज न्यू थर्ड कैटेगरी एस सी बी सी। ठीक है, अब इसमें जो पीपल इस क्लास से बिलोंग करते थे, उनके लिए 27% जॉब के लिए कोटा निर्धारित हो गया। ठीक है, अब इसमें डिसीजन मेकर कौन है? तो भाई जिसने मेमोरेंडम लिखा या जिसने प्रिंट किया या जिसने साइन किया, क्या वो डिसीजन मेकर है? नहीं। इतना बड़ा डिसीजन एक सिंगल व्यक्ति नहीं ले सकता जिसने साइन किया हो। कई बार हमको लगता है भाई इसने साइन करके भेजा है तो ये मेन अथॉरिटी है, नहीं, ही इज ओनली द सिग्नेटरी अथॉरिटी, वो केवल साइन कर सकता है ना। ये कहाँ पर कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये जस्ट इट इज अ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमको लगता है कि इतने बड़ी सीन के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, केवल वो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है जिसने केवल साइन किया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इवन प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। इस देश में अगर कोई कानून होता है इंडिया में, और हर कंट्री का भी अपना रूल रहता है, इंडिया में जब भी कोई कानून बनेगा उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होगा ही होगा। नेक्स्ट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उस टाइम जो गवर्नमेंट होगी उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनके पास गवर्नमेंट की हर काम को करने की मैक्सिमम पावर्स होती है। ठीक है, ये जो अपना डिसीजन लेते हैं ये कैबिनेट मीटिंग्स में लेते हैं, बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो ये सब इनसे डिस्कशन करते हैं, फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों को? बच्चा लोग आप लोगों को आवाज आ रही है? तो बहुत आवाज चली। अभी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं एक बार वापस। आजकल नेट का थोड़ा समस्या चल रहा है, ये बार बार चल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर थे, गवर्नमेंट में कौन कौन है? प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किए थे, प्राइम मिनिस्टर हमने डिस्कस किए थे, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेलो।
ओके, तो इतने सारे लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी आप होप से सबको आवाज आ रही है, अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? अभी स्क्रीन गया तो फिर मोबाइल पे मैं स्क्रीन को लेके आऊंगा, ठीक है? यस। तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक सिंपल सा ऑर्डर निकालने के लिए। प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा आईएएस आईपीएस वगैरह जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है? तो जो ऑफिस मेमोरेंडम रहता है, इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है। अब जैसे इसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट 1990 में बना, उसकी देखो शुरुआत कब हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन एक फॉर्म किया, ठीक है? उसके जो मेन हेड थे, उनका नाम था बीपी मंडल। इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहते थे। इनका नाम क्या था? ही इज टू डिटरमाइन क्या सही में हमारे देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं, क्या उनको सेम में रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? तो इस मंडल जो कमीशन था, इन्होंने एक साल का समय लिया 1980 और उन्होंने अपनी काफी सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सौंपी और कहा हाँ यस इट इज रिक्वायर्ड और 27% रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। देखो कब आई पार्लियामेंट में? 1980, और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ? 1990। तो 10 साल लग गए इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने में। कई सालों तक पार्लियामेंट्री में, पार्टीज में इसको डिमांड करते रहे कि होना चाहिए, होना चाहिए। सॉरी। हर गवर्नमेंट आके यही बोलती थी कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, पर 10 साल तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1989 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, तब जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर हम पावर में आएंगे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंट पक्का करेंगे। तो जनता दल की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वीपी सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद भी ये फिर से रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया कि भाई उनकी इंटेंशन है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 अगस्त 1990 को तो यूनियन कैबिनेट जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको बताया पार्लियामेंट को, हम इसको करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा में। उसका एक डिसीजन गया कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। वहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इसका ड्राफ्ट कॉपी रेडी किया, फिर मिनिस्ट्री के पास भेजा, उसका अप्रूवल मिला, और फाइनली 13 अगस्त 1990 को एक कानून बना। तो इंडिया में किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है। अब भाई कई बार बात आती है यार इतना लंबा टाइम लगता तो इतने बड़े सिस्टम की जरूरत क्या है, इतने बड़े वर्किंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है? सबको लगता होगा ना कि काम तो एक ही दिन का था, 1980 में आया मंडल, फटाफट साइन करके भेज देते, हमारा काम हो जाता। पर इसका भी रीजन दिया गया है कि भाई ऐसा सिस्टम जरूरी क्यों है। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो देखो अमूल जब भी कुछ नया चीज होता है, एक अच्छा कार्टून पेश करता है। तो अमूल का कार्टून क्या बताता है? नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक। तो जब देश में आरक्षण की बात हुई तो अमूल क्या कहता है कि भैया ब्रेड के ऊपर चीज लगाने में या ब्रेड के ऊपर बटर लगाने में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसके ऊपर कोई भी बटर लगा सकता है, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। तो अमूल भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। तो हम समझेंगे कि भैया इतना इसमें टाइम क्यों लगता है किसी भी चीज को करने के लिए। अब देखो ये तो सिर्फ क्या हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है? ये क्या हुआ? सिर्फ कानून बन के आया 1990। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। जैसे आपने देखो सीए एक्ट आया था, कानून बन के, एनआरसी आया था, कितने दिनों तक इसके ऊपर डिबेट चलता रहा, दिल्ली में धरने हुए, है ना? फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ सबसे डिबेटेड टॉपिक था कंट्री में ये कि भाई 27% आरक्षण लग गया, 27% आरक्षण लग गया। हर न्यूज़पेपर में, हर मैगजीन में इसके बारे में डिस्कशन होती, सबके अलग अलग व्यूज थे, ओपिनियन थे। बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुआ, काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए, वायलेंस भी हुआ, ठीक है ना? पीपल एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे क्या होता है, इस डिसीजन से क्या होता था? अब देखो 20 आपके SC ST के पास भी 27% कोटा है, यहाँ भी 27 कर दिया, 50% सीटें आपने आरक्षण को दे दी। अब बाकी लोग लगते हैं भाई हमारा क्या, फिर जो जनरल कैटेगरी पीपल है उनको लगेगा भाई हमारी जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी सब चलेगी, वो तो रिजर्वेशन में, हमको जॉब कैसे मिलेगा? सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी
among the people of caste in India necessitate job reservation. They feel everyone should get a fair opportunity. सभी communities को equal opportunity मिलना चाहिए. गवर्नमेंट सीट्स हो चाहे कॉलेज में एडमिशन हो, हर जगह इक्वल पार्टिसिपेशन होना जरूरी था. कुछ लोग अलग सोचते थे, भाई इससे इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी को डिनाई होता है. जो लोअर क्लासेस होती हैं, बैकवर्ड क्लासेस, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो उनको भी कोशिश की जानी जॉब में लाने के लिए. कुछ लोग सोचते थे कि जो क्वालिफाइड लोग उनको जॉब नहीं मिलेगी, जो अनक्वालिफाइड लोग उनको जॉब मिल जाएगी. तो ऐसा काफी दिनों तक डिस्कशन चलता रहा. फिर क्या हुआ, जब ऐसे डिस्प्यूट आता है तो लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं. तो ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया. भाई हम गवर्नमेंट ने भी जो डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एज ए कानून बना के पेश किया है, देन सुप्रीम कोर्ट में एक अथॉरिटी जहां पर आप उसके खिलाफ आप इश्यू रेज कर सकते हो. तो कुछ लोगों ने, संगठनों ने अपना एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में. देन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. उनको वो इसको इनवैलिड कराना चाहते हैं. भाई गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये इनवैलिड है, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका रोक दिया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला. तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सारे मामले थे सबको इकट्ठा किया और एक बड़ा शानदार केस बना, इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने अपील किया था, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे अपील किया था, भाई ये कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए. ठीक है. तो 11 जजेस की बेंच बैठी. जैसे अभी आप देखो राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसके लिए 5 जजेस की बेंच बैठी थी. तो इस मुद्दे को सुनने के लिए 11 जजेस की बेंच बैठी थी इसको करने के लिए. तो 1992 में इसके ऊपर ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का. उसने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया दैट इज वैलिड और ये इम्प्लीमेंट होकर रहेगा, और जितने भी सब मुद्दे थे सबको खारिज कर दिया गया. ठीक है जी. आगे, इट इज सेल वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड. तो उन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड क्लास के पीपल हैं उनको भी मिलना चाहिए. इसमें खासकर एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन था उनके लिए काफी प्रोविजन थे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही डिसीजन माना. द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उन्होंने फिर से एक 1990 में फर्स्ट मेमोरेंडम आया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वैलिड है. एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल देता वैलिड है, फिर अब इसके बाद कोई चांस नहीं बचता उसके ऊपर, फिर कानून बन के होता. फिर 1993 में 3 साल बाद एग्जैक्टली फिर से एक नया मेमोरेंडम आया और इसके ऊपर हमेशा डिस्प्यूट के ऊपर एंड हो गया. और ये पॉलिसी तब से लेके आज तक इम्प्लीमेंटेड है. तो देखो आपने अभी देखा कि कोई भी छोटी चीज है, एक आरक्षण जैसी चीज बहुत पहले उठी थी 1990, 60, 70 के आसपास. अब उसको कानून बनने में तकरीबन 10, 15, 20 साल लग जाते हैं. और अगर कानून बन भी जाता है, अगेंस्ट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हो, उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम फाइनल माना जाता है. जैसे राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एकदम फाइनल माना गया. तो आपके सामने ये मैच द फॉलोइंग्स है. तो फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट. तो बताइए सुप्रीम कोर्ट इन चारों में से क्या क्या होगा, ए बी सी डी. सुप्रीम कोर्ट किससे मैच करता है, तो यश जैन ने कहा नंबर 3, took the decision to give 27% जॉब रिजर्वेशन. ध्यान से देखो, ये हम अभी पढ़ रहे हैं. मैच द फॉलोइंग्स. सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या लागू होता है, जय कहता 1, तेजस कहता डी. सर फिर वो लो बेंड करना के लिए भी 10-12 साल लग जाएंगे. हाँ टाइम लगे. अभी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जो मैंने पूछा शुभम. सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जल्दी बताओ. मैच द फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, बी. यस, द राइट आंसर इज डी, अपहेल्ड रिजर्वेशन एज वैलिड. यहाँ पर हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को वैलिड कहा कि इनवैलिड नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो भी डिसीजन रखा गया है दैट इज वैलिड. नेक्स्ट, कैबिनेट. कैबिनेट के लिए कौन सा आंसर है, सी, ए. कई रिप्लाई आ रहे. द राइट आंसर इज सी, took the decision to give 27% जॉब रिजर्वेशन. ये पहले कैबिनेट से, पार्लियामेंट से डिसीजन आता है. पार्लियामेंट जब तक डिसीजन नहीं लेगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते. He took the decision to give 27% जॉब रिजर्वेशन. प्रेसिडेंट, what is correct, प्रेसिडेंट.
यस, द राइट आंसर इज ए, मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट। प्रेसिडेंट का काम होता है केवल अनाउंसमेंट करना कि ऐसा डिसीजन लिया गया है। लास्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा था जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो सुप्रीम क्या किया, थर्ड वाला डिसीजन लिया कि हम इसको रिजोल्यूशन देंगे, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, देन प्रेसिडेंट ने उसको फाइनल अथॉरिटी दे दिया, यस इट्स फाइनल, अभी होगा ही होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसको क्या किया, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इज वैलिड, ये होके ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज नीड फॉर दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने एक एग्जांपल देखा जहां पर हमने देखा एक सिंगल ऑर्डर के लिए गवर्निंग बॉडी को या कैबिनेट मिनिस्ट्री को बहुत सारी एक्टिविटी करती है। तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजंस, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल। ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम क्यों है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, मनी कलेक्ट करती है, उससे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, डिफेंस के खर्चे हैं, डेवलपमेंट के खर्चे हैं, सब इसको इम्प्लीमेंट करती है, वेलफेयर स्कीम्स को। ठीक है, अभी कई बार लगता है some people have take decision to how to go about these activities। कई बार को लगता है कि यार इस चीज को लगने में इतना सारा डिस्कशन, डिस्प्यूट भी अराइज होता, कई बार इम्प्लीमेंटेशन कई बार पॉलिसीज का हो पाता नहीं हो पाता है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज रेस्पॉन्सिबल दिस। क्या एक ही आदमी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या कितने आदमी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टू अटेंड ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन आवर मॉडर्न डे डेमोक्रेसी। इन सब अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। कि ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस के लिए या किसी भी कानून के लिए कोई सिंगल व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, तो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, पूरे अरेंजमेंट बनाए गए हैं। इन्हीं अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली वर्क करते हैं तो आपका डेमोक्रेसी भी प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर ये इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह वर्क नहीं करेंगे तो आपके डेमोक्रेसी का सही प्रिंसिपल भी काम नहीं करेगा। क्योंकि इसमें कौन है, वो लोग जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, नेता लोग। इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, जनता के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी है, जनता है जो इसको हाँ या ना में तब्दील करती है। तो जब जब ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपना काम सही करते हैं तो डेमोक्रेसी का हर फंक्शन सही में काम करता है। तो इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस अपने को हर एक डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए। तो देखो कुछ आपको एग्जांपल दिए गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ये इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करते हैं, दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। डिसीजंस लेने का काम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। उसके बाद आपके आते हैं सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। डिसीजन किसने लिया, कैबिनेट मिनिस्टर ने लिया। इम्प्लीमेंटेशन कौन करते हैं, सिविल सर्वेंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जो भी डिस्प्यूट आता है सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, लीडर्स के बीच में, उसका फाइनल सेटलमेंट का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सुप्रीम को अथॉरिटी माना है किसी भी गलत चीज को रोकने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन सही करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जांपल। आपको लगता है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, हमारा स्कूल, हमारा घर भी एक इंस्टीट्यूशन है। पापा अपने एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, माँ हमारी एक अलग डिपार्टमेंट में काम करती है, भाई बहन अपने अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाचा तो अपने अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक घर को चलाते हैं। तो एवरी सिस्टम जहां भी अलग अलग काम होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन है। तो कंट्री एक बड़ा घर है, तो इस बड़े घर को चलाने के लिए कई सारे लोग चाहिए, कई सारे सिस्टम चाहिए, कई सारे कर्म। जब हम कोई घर खरीदते हैं तो हम ऐसा घर नहीं खरीदते कमरा हो गया हमारा घर हो गया। डायरेक्ट किसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों जब बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा है, होम किसको बोलते हैं, है ना। जिसमें क्या हो, एक ड्राइंग हॉल भी हो, एक किचन भी हो, एक डाइनिंग हॉल भी हो, एक आपका बेडरूम भी हो, बाथरूम भी हो, स्टडी रूम भी हो। तो देखो एक ही घर के अंदर अलग अलग रूम्स है, क्यों, हर रूम का एक्टिविटी अलग है। तो उसी तरह गवर्नमेंट में भी अलग अलग कानून जो बनते हैं, अलग अलग लोगों की नीड होती है, तो ये सब एक इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अगर कभी पापा की तबीयत, मम्मी की तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाता है, पापा कई बार खाना बना लेते हैं, सिस्टर कभी खाना बना लेती है। तो अगर एक ही व्यक्ति होगा बनाने के लिए, मालूम मम्मी मम्मी अकेली है घर में और उसकी तबीयत खराब होगी, खाना कौन बनाएगा, खाना वो बना नहीं सकती, बीमार है तो कैसे बनाएगी, कोई बाहर से आके दे सकता है
एग्री? तो सिंगल व्यक्ति कभी भी पूरे देश को या पूरे सिस्टम को नहीं चला सकता। कई सारे लोगों की नीड होती है, कई सारे सिस्टम्स बनाने जरूरी होते हैं, कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने होते हैं, तभी वो चीज अच्छी चल सकती है। यहाँ तक किसी को डाउट है जो हमने अभी पढ़ा कि हमें क्यों नीड होती है इंस्टीट्यूशंस की? ये कभी कभी आपको 2 3 4 नंबर में पूछा जाता है कि नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड। चलिए गुड, आगे चलते हैं। तो पर ये भी क्लियर है कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन नॉट वेरी इजी। ऐसे कई सारे जब इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो कई बार काम करना डिफिकल्ट भी होता है। वो रीजंस भी देखो, काउंटर रीजन भी दिया गया है, पॉजिटिव काउंटर भी है और नेगेटिव काउंटर भी, दोनों। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे जो नेताओं लोगों के हाथ बांधते हैं। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, कमेटी बनेगी और रूटीन वर्क चालू रहेगा। इससे क्या होता है, डिसीजन कई बार डिले भी होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आती है किसी नियम कानून में। इसलिए कई बार लगता है इंस्टीट्यूशन से डीलिंग करना बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह एक्सपीरियंस हो, सरकारी काम को ही कराना इतना इजी काम नहीं है। आप एसबीआई बैंक में जाओ, जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक है, वहां पर आपको काम के लिए लंबी लाइन लगती है। मैं जैसे कई बार वाड़ी जाता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा एक है, हाँ मैं जब भी गया मुझे लंबी लाइन दिखी। जबकि आप एचडीएफसी बैंक जाओ, आईसीआईसी बैंक जाओ, आप अंदर गए 5 मिनट आपका काम होता, बाहर भी आया। यहाँ पर तो 2 2 घंटे 3 3 घंटे लग जाते हैं आपको अपना छोटा सा काम करने के। तो सम टाइम लगता है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। कई बार लगता है कि यार एक ही आदमी हो जो सारे डिसीजंस ले ले, जिसके ऊपर कोई नियम कानून ना हो, कोई मीटिंग्स ना हो, सिंपल मैंने बोल दिया हो गया। बट इट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा अलाउ नहीं करती। डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है, इसमें सबको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। अब ये जो जानबूझ के डिले कॉम्प्लिकेशन होती है कई बार यूजफुल भी होती है। अब कैसी यूजफुल होती है देखो, एक तो अपॉर्चुनिटी मिलता है कई सारे वाइज पीपल, वाइज सिस्टम्स को इन्वॉल्व करने का, कि सबसे कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनता है। मान लो हमने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन उल्टा पड़ गया, तो इससे कई सारे लोगों का, कई सारे इंस्टीट्यूशन का नुकसान होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए कई सारे लोगों के डिसीजन से या आपस में डिस्कशन से कुछ एक आइडिया निकल के आता है। अब इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन वेरी क्विकली, है ना। और ये भी होता अगर हमने, क्योंकि किसी अच्छे डिसीजन को आने के लिए टाइम लग जाता कोई इश्यू नहीं, बट अगर इस जल्दबाजी में अगर कोई बैड डिसीजन आ गया, उससे क्या इम्पैक्ट उसका खतरनाक होता है। इसलिए जो डिले होता है ये कई बार जानबूझ के भी किया जाता है ताकि अंदर काम अच्छा हो सके। कई बार हेल्दी भी होता है डिले। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम कई बार शैतान का होता है। हम बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, ये आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कहावत। हाँ, इसलिए बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम किया जाता है, कई बार वो डेंजरस भी होता है। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टीट्यूशन में डिले आप देखा होगा। ठीक है जी। अब हम जो भी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, संसद भवन। अभी आपको मालूम है कि जो संसद भवन है ये काफी पुराना है। अभी एक नया संसद भवन बनने की काम चालू हो गया, 3 4 साल में आपको एक नया संसद भवन दिखेगा। ठीक है, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। ओके। अब अभी देखो यहाँ पर अलग अलग चीज दी, अलग अलग पॉइंट्स दिए। वही हमने हमने पार्लियामेंट का कहीं इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं, तो पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन कैसे है। अब उस रिपोर्ट को हम फिर से पढ़ते हैं। रिपोर्ट मंडल की कहां पर डिस्कशन हुई, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पीच कहां पर दिया, पार्लियामेंट में दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिनिस्टर से मीटिंग कहां की, पार्लियामेंट में की। तो पार्लियामेंट जो है डायरेक्ट डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है, द डिसीजन इज नॉट डायरेक्टली टेकन बाय पार्लियामेंट। बट जितने भी डिस्कशन हुए वो पार्लियामेंट नामक इंस्टीट्यूशन में हुए, जहां पर ये रिपोर्ट डिस्कशन हुई, डिसीजन हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो पड़ा कि इसको इम्प्लीमेंट करना, कि 10 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, ये सब कहां पर है, पार्लियामेंट में हुआ है। तो पार्लियामेंट एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है। आई एम नॉट ऑडिबल। हाँ भाई, कितनों को आवाज नहीं आ रही है। अभी तो मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ बच्चा। यश, मैं उससे अपने मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, वहां पर आपको म्यूट दिख सकता है, बट आवाज क्लियर रहेगी शायद। यस।
तो जितने ये सब जितना भी डिस्कशन होता है किसी भी कानून को बनने के लिए, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। यहाँ पर सब डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्लियामेंट की नीड क्या है। तो जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं वहां पर एक पार्लियामेंट पक्का होता है। इसको एक तरह से अथॉरिटी माना जाता है। ये पॉलिटिकल सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसी तक पार्लियामेंट मतलब उस तरह पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसमें सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, इट इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। पीपल के बिहाफ पे कैसे काम कर रही है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कहां से चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। तो इस असेंबली को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। ये सेंट्रल लेवल पे है। जब स्टेट लेवल की बात की जाती है, जब स्टेट का चुनाव होता है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये नाम हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, पर सबका पर्पस एक ही है कि जहां पर हम बैठ के मुद्दे डिस्कस कर सकते। स्टेट लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होते हैं, और जो कंट्री लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं। अब पार्लियामेंट का नीड क्या है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। जितने भी कानून बनेंगे कहां पर बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे। द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन और क्रूशियल सो दैट दिस असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेशन। ये सारे कानून ही बनते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में पार्लियामेंट ही सब कानून बनाता है। ये नए कानून, इनका पार्लियामेंट का काम देखो क्या क्या होता है। इसका काम होता है नए कानून बनाना, एग्जिस्टिंग जो लॉ बने हुए हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई कानून बना हुआ है, बहुत पुराना है, जिसकी आज नीड नहीं है, उसको हटाया भी जा सकता है और उनकी जगह नए कानून बनाए जा सकते हैं। तो हम तो एक नया कानून बना सकते हैं, पुरानों को खत्म कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ठीक है जी। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट किस क्या करती है ऑल ओवर ए वर्ल्ड, मतलब हर जगह जो पार्लियामेंट होती है, इसका मेन काम क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, इनके ऊपर सम कंट्रोल इस पार्लियामेंट का रहता है। ठीक है, अब इंडिया में तो इसका डायरेक्ट कंट्रोल है, फुली कंट्रोल है। तो जो भी गवर्नमेंट रन करना चाहते हैं उनको पार्लियामेंट का फुल ऑर्डर मानना ही पड़ता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है, ये पार्लियामेंट उसका मेन अथॉरिटी उसको सुपरवाइज करना। भाई कितना पैसा तुमको तुमने गवर्नमेंट तुमको पब्लिक से मिला, तुमने कितना पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च किया। तो ये जो अपने फाइनेंशियल बजट आते हैं, मंथली बजट जो भी आते हैं, मनी बजट जो भी आते हैं, वो पार्लियामेंट में सब पेश किए जाते हैं। और पार्लियामेंट ही सैंक्शन देता है भाई कितना पैसा किस स्कीम में लगेगा। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री तो प्रपोज करती है, मतलब एक तरह से पार्लियामेंट का सिग्नेटिंग अथॉरिटी, हाँ भाई ये ओके है, हर कोई इसको मानने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। जैसे आपके स्कूल्स में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो पार्लियामेंट एक तरह से आप समझ सकते हैं बड़ा डिबेट हाउस है, जहाँ पर हर मुद्दे पर, हर छोटे छोटे मुद्दे पर डिबेट होती है। जैसे मैं कोई अगर वहां पर समझू मैं कोई मिनिस्टर हूँ और मैं कोई नया चीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपना वहां पर पेश करूंगा, भाई मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। और देश के सारे मेंबर्स जो भी अलग अलग एरिया चुन के आए हैं, वो आप अपने अपने थॉट दे सकते हो। कुछ इसके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ इसके बारे में नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हम सबकी सुनेंगे और बाद में उसके ऊपर लगेगा कि ये कानून अच्छा है, सब लोग उसके लिए एग्री होते हैं, उसमें वोटिंग होती है, भाई ये कानून कितने लोगों को पसंद आया। अगर मैक्सिमम लोगों को पसंद आता है, फिर इसके ऊपर आगे का प्रोसेस चालू होता है। अगर मैक्सिमम लोग इसको मना कर देंगे कि भैया नहीं, आप हमको ये चीज नहीं चाहिए, तो उसके बाद वो आगे पेश नहीं होता, या हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस के बाद में वो वापस आ सकता है। तो ये सब काम किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। अब पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, तो हाउसेस एक को हम कहते हैं राज्यसभा, एक को हम कहते हैं लोकसभा। तो हर जगह हर कंट्री में इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारी कंट्री में इसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम कहते हैं लोकसभा। लोक मतलब पीपल, तो जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए लोग आके बैठते हैं, उनको हम लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा भी काउंसिल ऑफ द स्टेट को कहते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोनों दोनों ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है, ना ही लोकसभा का मेंबर होता है, बट इसका पार्ट होता है, एंटायर हाउस का एक पार्ट होता है, बट ये दोनों में से किसी के ऊपर नहीं होता। इसलिए जब भी कोई कानून बनता है तो उसके ऊपर साइन आपके प्रेसिडेंट का होता है। वो फोर्सफुली, क्योंकि ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ना, इसलिए ना तो वो मुद्दे में हाँ बोलता है ना ना बोलता है। तो जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया उसके ऊपर साइन करके भेज देता है। ही कैन गिव हिज रिकमेंडेशंस। ये होता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस कानून के ऊपर अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं।
अब उसके बाद भी पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर, भाई उसको मानना ही नहीं मानना है, इतनी अथॉरिटी पार्लियामेंट की रहती है। ठीक है जी। तो हमने क्लास चैप्टर 3 में पढ़ा था थोड़े इस बारे में कि लोकसभा चुनाव कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, बताइए फटाफट। नंबर ऑफ काउंट कितना होता है लोकसभा में? जल्दी बताओ सिपाहियों, नेट से देख रहे हो, पिटाई खाओगे तुम। 543 ऑफिशियल्स होते हैं जो डायरेक्ट लोगों से चुन के जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू से इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, इंडो इंडियन दो होते हैं। 543 जो पब्लिक से चुन के आते हैं लोकसभा में, और दो इंडो इंग्लियंस होते हैं। और राज्यसभा में होते हैं 245। अब 245 में से भी 12 लोग डायरेक्ट अलग अलग फील्ड से चुन के आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, रेखा भी रही है, जयप्रदा भी रही है। ये 12 अलग अलग डिफरेंट वो हैं जो अलग अलग चुन के आते हैं, अलग अलग वे से चुन के आते हैं। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हु इलेक्ट द मेंबर, लोकसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? पब्लिक इलेक्ट करती है। राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, यही लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 5 साल। अगर बीच में मर गया तो ठीक है, नहीं तो 5 साल उसको कार्य करने का मौका मिलता है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट? या इट कैन बी डिसॉल्व। अगर वो मेजोरिटी में नहीं है, अगर वो मेजोरिटी में नहीं है तो वो हाउस डिसॉल्व रहता है। कौन सा? लोकसभा वाला। राज्यसभा वाला डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा का अपना टेन्योर होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के मेंबर एक तरह, राज्यसभा के मेंबर एक तरह से फिक्स्ड होते हैं 6 साल के लिए। लोकसभा के मेंबर फिक्स नहीं होते, वो हर 5 साल बाद नए नए चुने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या इसमें दिया है। विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल? क्वेश्चन आता है भाई इसमें से पावरफुल कौन है? तो लगता है कि राज्यसभा मोर पावरफुल है, पर देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तो जो अपर चैम्बर है, इसको अपर चैम्बर लोअर चैम्बर भी कहते हैं। अपर चैम्बर मतलब राज्यसभा, लोअर चैम्बर मतलब लोकसभा। तो कई बार क्या कंफ्यूजन होता है, अपर मतलब ऊपर, मतलब राज्यसभा बहुत पावरफुल होगा, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारे देश में लोकसभा इज मोर पावरफुल। हमारे देश में ये इट डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। एक कहने के एंगल है कि राज्यसभा पावरफुल है, बट ऐसा नहीं। देखो दिखाई देगा कैसे, देखिए। एनी ऑर्डिनरी लॉ, जो भी हम कानून बनाते हैं, दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा सजेशन आ सकते हैं, और फिर लोकसभा में आता है, फिर वो कानून बनता है प्रेसिडेंट के जाने के बाद। अगर दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा में, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो ज्वाइंट सेशन में लिया जाता है। ठीक है। अब जो ज्वाइंट सेशन होता है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट करोगे, उसमें मेजोरिटी किसकी है? लोकसभा मेंबर्स की मेजोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब लोकसभा के मेंबर जो ज्यादा चाहेंगे वो कानून बन जाएगा। तो इसलिए राज्यसभा कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन द मनी मैटर्स। लोकसभा का जो मनी बिल होते हैं, मनी के जितने बिल आते हैं, फाइनेंस के जितने बिल आते हैं, ये लोकसभा ज्यादा एंटरटेन करता है। राज्यसभा का इसमें सजेशन देने का काम होता है। अगर लोकसभा ने कोई मनी बिल पास कर दिया, मनी बजट पास कर दिया, मनी रिलेटेड टू एनी लॉ, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा इसको केवल 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, इसमें अपने सजेशन दे सकता है। और वहां भी लोकसभा गुंडागर्दी देखो, लोकसभा मानना चाहेगा तो मानेगा, नहीं मानना चाहेगा तो नहीं मानेगा। तो इसका मतलब लोकसभा इज मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई। डेमोक्रेसी का रूल वही है ना कि जनता के द्वारा जो चीज चुनी जाती है उसको पावर देनी भी जरूरी होती है। इसलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। मोस्ट इंपोर्टेंटली, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मैक्सिमम लोकसभा के मेंबर होते हैं। only a person who enjoy the support of majority of the members in the Lok Sabha is appointed as the prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई चुनाव नहीं होता। तो उसको कौन चुनते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है या जो पार्टी जीत के आई होती है, वो अपने में से ही एक को अपने लीडर चुनती है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। तो लोकसभा मेंबर्स, इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से कि भैया हमको इस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट्स हैं, इवन हमें प्रेसिडेंट में भी बिलीव अच्छा नहीं है, तो इनको आउट होना पड़ता है। तो राज्यसभा का इसमें कोई पावर नहीं होता। राज्यसभा चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकती, पर अगर लोकसभा चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है।
ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल हियर? सिपाहियों रिप्लाई दो। एनी डाउट टिल हियर? इजी है ना? तो आज तुम्हारा डीपी आज निकल तुम्हारा डीपी खत्म हो जाएगा। चलिए गुड। अब हम लोकसभा के एक दिन देखते हैं कि लोकसभा के एक दिन में 0 दैट PM पॉइंट। ठीक है, अब लोकसभा के एक दिन में देखो कितना काम होता है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये 7 दिसंबर 2004 का एक सिंपल डे है। 14 लोकसभा है। ठीक है, वहां पर एक दिन में क्या क्या होता है देखो। 11 बजे वेरियस मिनिस्टर गेव रिटर्न आंसर टू अबाउट 250 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द मेंबर्स। तो इस जैसे शुरुआत होती है तो पहले ही क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, भाई हमको ये सब पूछना है। तो 11 बजे ही इनको 1 घंटे के अंदर, लगभग 1 घंटे का टाइम देखो दिया, नीचे 12 बजे का टाइम दिया, तो 250 क्वेश्चन का रिटर्न इनको रिप्लाई देना पड़ता है। किस बारे में क्वेश्चन थे? व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू द मिलिटेंट ग्रुप इन द कश्मीर। तो जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनको ये रिप्लाई देना पड़ता है। देन व्हाट आर द फिगर्स फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब कितने ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो पुलिस ने किए। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन बाय बिग कंपनी। तो ऐसे कई सारे बहुत वैरायटी के ऐसे तकरीबन लगभग उस एक दिन की बात है 7 दिसंबर 2004। ऐसे 250 क्वेश्चंस पूछे मेंबर्स ने, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, ये लोकसभा के बारे में चल रहा है। तो लोकसभा के जो मेंबर उन्होंने ऐसे 250 क्वेश्चन पोस्ट किए, तो मेंबर्स को ये रिप्लाई सब देना पड़ता है। नेक्स्ट 12 बजे देखो क्या होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर प्रेजेंटेड एंड वर फॉर द डिस्कशन। तो भैया हम आज इन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, वो सारे पेपर लाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से मुद्दे थे उस दिन? रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर इंडो तिब्बत आईटीबी फोर्स। आईटीबी फोर्स जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट के रूल्स क्या हो सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर, कॉलेज कैसा चल रहा है, वहां की रिपोर्ट कैसी है। रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो आज ये मुद्दे, इनके ऊपर डिस्कशन होगी। इसके कई सारे डॉक्यूमेंट लाके गए, ये काम करने हैं 2 मिनट के अंदर खत्म करना होता है। तो 12:02 पे क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवाइटलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो 12:02 पे ये कोई मुद्दा था जो उठाया गया था, उसके बारे में वो उसके बारे में बताते हैं कि इसके लिए हमको ग्रांट चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे देखो पेश किए जाते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट ने नेशनल कमीशन का मुद्दा उठाया, उस बिल का मुद्दा उठाया। तो 15 मिनट के अंदर ये काम खत्म हुआ। 12:15 पे सेवरल मेंबर हाईलाइटेड सब इश्यूज, और भी कुछ इश्यूज थे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा था पहलगाम में। राजस्थानी को ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड करो कॉन्स्टिट्यूशन में। नीड टू रिव्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऐसे कई सारे मुद्दे पेश किए गए। ये 15 मिनट में हुआ। अच्छा, ये मुद्दे चलते हैं। फिर आइए 2:30 बजे, सॉरी 2.5 घंटे में, 2 घंटे में ये सब मुद्दे पेश हुए। 2 बिल प्रपोज हुए, गवर्नमेंट ने कंसिडर किया, उनको पास भी किया। सिक्योरिटी लॉ बिल अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ अमेंडमेंट आए थे, उसको पास किया। एनफोर्समेंट, ये कई सारे ऐसे भी बता, कई सारी एक्टिविटीज वहां दिन भर चलती है। नेता लोग जब बैठते हैं तो दिन भर ये सब काम काज चलता है। तो एक तरह से वो भी एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सुबह से लेके रात को 11 बजे से लेके काम चलता है। कई बार तो लोकसभा राज्यसभा रात को 10 बजे 11 बजे तक भी चलती है। जब बड़े बड़े मुद्दे डिस्कशन होते हैं तो कई घंटों तक, कई अभी लास्ट 9, 10, 11 बजे मैंने सुना है कि होती है। फाइनली ए लॉन्ग डिसीजन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। उसका डिसीजन, अगर अब कोई मुद्दा नहीं बचा, उस दिन का डे क्लोज होता है। अगर मुद्दा चलता रहता है, जैसे कोई मेन पॉइंट है, जैसे सीए एनआरसी जो मुद्दे आए थे, आर्टिकल जब 370 आया, इसके लिए रात को 10 से 11 बजे तक पार्लियामेंट बैठी थी। हाँ, ये दिन जब ये होता है तो ये सब बिजी होते हैं। ठीक है जी। अब है नेक्स्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो वही स्टोरी सेम है कि जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, मंडल कमीशन था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, कैबिनेट मिनिस्टर का क्या रोल, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो देखो, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शन करना है, डे टू डे डिसीजन लेना है, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, किसके बिहाफ पे? लोगों के बिहाफ पे सारा काम होता है। ऑल दीज फंक्शनरी आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव्स। इन सबको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं, ये किसी भी काम को करते हैं, इसलिए इनको एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है जी।
अब इसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना, कोई काम को करना। तो इन ए डेमोक्रेसी कंट्री तो ये दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है पीपल एजुकेशन। वन ऑफ देम इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। इसमें हमारे देश के लीडर आ गए, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल लीडर्स। इनको कौन चुनता है? जनता चुनती है। कब तक के लिए? थोड़े से टाइम के लिए। इतने मेजर डिसीजन होते हैं सब ये पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। सेकंड कैटेगरी किसकी है? सेकंड कैटेगरी पीपल वो है जो लंबे टाइम तक इस काम को करते हैं। इनको क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो नेता लोग होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, पर जो ये परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, जो इनका रिटायरमेंट का टाइम होता है 60 रहता है, ये उतने साल तक ये लोग नौकरी कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स। ये ऑफिस में रहते हैं, रूलिंग पार्टी बदलती रहती है, पर ये काम करते रहते। इनका मेन काम क्या होता है? जो भी नेता लोगों का डे टू डे का एक्टिविटी होता है, ये उनको पूरा गाइडेंस देते हैं, पूरा काम। क्योंकि ये समझो उस काम में पिछले 20-25 साल से, तो उनको पता है कि 25 साल पहले क्या हुआ, पुराने डॉक्यूमेंट कौन से है। तो जो नई नई पार्टी चेंज होती है, नई नई जो गवर्नमेंट चेंज होती है, उनको पूरा बताने का, समझाने का पूरा काम कौन करते हैं? ये सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। ठीक है जी, आगे दिया है, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर। ठीक है, अब जो नेता लोग होते हैं, अब क्वेश्चन तो भाई सारा काम तो ये लोग करते हैं, सिविल सर्वेंट्स करते हैं, है ना। सारा काम कौन करते हैं? सब जो ब्रेन चाइल्ड होता है, जो इंटेलिजेंट क्राउड होता है, वो आईएएस आईपीएस होता है। खासकर आईएएस आईपीएस मतलब आपके पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट है। आईएएस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। अब भाई सारा काम तो ये करते हैं, पर पावर किसके हाथ में? पॉलिटिकल नेताओं के हाथ में। तो व्हाई इज द मिनिस्ट्री इज मोर पावरफुल देन ए सिविल सर्वेंट? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्टर काम तो सारा सिविल सर्वेंट करता है, उसको सब कुछ नॉलेज होता है। जो आईएएस का एग्जाम करेक्ट करना इतना इजी नहीं होता, तो ये व्यक्ति एग्जाम करेक्ट करके आता है, पर तब भी मिनिस्ट्री से पावरफुल क्यों है? तो इसका रीजन ये है, द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड, मोर एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये एकदम फैक्ट बात है, ये बहुत होता है। अब कई बार हो सकता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको भी इतना नहीं पता हो जितना इस आईएएस ऑफिसर को पता रहेगा। मिनिस्टर को उसका थोड़ा सा नॉलेज हो टेक्निकल मैटर्स पे, ये भी मैटर नहीं करता। हो सकता है जो डिफेंस मिनिस्टर चुना जाए, जो हेल्थ मिनिस्टर चुना जाए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर चुना जाए, हो सकता है इनको कोई भी नॉलेज ना हो, स्टिल फिर भी पावरफुल मिनिस्टर क्यों है? द रीजन इज वेरी सिंपल। देखो रीजन एकदम क्लियर दिया गया। इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। जो जनता की मांग है वो सुप्रीम है। अब जो नेता किसने चुन के भेजा है? ये जनता ने चुन के भेजा है। इसलिए जो नेता लोग बोलेंगे वो जनता की आवाज मान ली जाती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। इसलिए मिनिस्टर्स आर मोर पावरफुल देन द आपके सिविल सर्वेंट्स। द मिनिस्टर इज एन एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड थस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल। तो जो बिल वगैरह बनते हैं, जो विल होती है, ये कौन कौन है? ये नेता लोग करते हैं। किसके बिहाफ पे? पीपल के बिहाफ। व्हाई? बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द पीपल। क्योंकि समझो आपने जनता से जो वादा किया, तो आप वादा कब पूरा कर पाओगे? जब पार्लियामेंट में जाओगे, आप उनके लिए उनका बिल पेश करोगे, वो बिल बन के आएगा, कानून बनेगा, तो इससे फायदा किसको होगा? जनता का होगा। अब जनता को लगा भाई तुमने वादा तो किया था पर तुमने पूरा नहीं किया, तो अगली बार जब तुम वोट मांगने तुमको ठेंगा दिखाएंगे। तो सिविल सर्वेंट कैसा नहीं है, सिविल सर्वेंट की नौकरी पक्की है। ठीक है, एक बार सिस्टम में घुस गया तो घुस गया, जब तक करप्शन ना करे तब तक। अगर वो सीधा साधा अपना काम अच्छी तरह करेगा तो दिक्कत नहीं आती। 30 साल तक उसकी नौकरी, 40 साल तक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? क्यों? वो आंसरेबल है अपनी चीजों के लिए, वो गवर्नमेंट को आंसरेबल है, इसलिए उसको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार। जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे उसका पावर भी दोगे। जैसे पापा आपको कोई काम दे, भाई तुम काम करके आओ, तुमको कोई दुकान से तुमको बोला ये परचेजिंग करके आओ, और तुमको पैसा ना दे, तुमको कैसा लगेगा? क्या परचेजिंग हो पाएगी? उधार पे लाओगे। अगर दोस्ती यारी अच्छी, दुकान वाले अंकल तुमको जानते हो, तुम बोले पापा ने बोला सामान लेना है, लिख के दे दो। पर नॉर्मल केस में ऐसा किसी नए दुकानदार के पास जाओ तो तुमको सामान देगा? नहीं देगा। तो तुमको क्या देना पड़ेगा? उसको रोकड़ा देना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। उसी तरह तो मिनिस्टर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको पावर दी गई है डिसीजंस लेने की। अगर उनके डिसीजन गलत हुए तो जनता अगली बार उनको नहीं चुनेगी। इसलिए मिनिस्टर अगर कभी एक्सपर्ट ना भी हो,
उसके मिनिस्ट्री जो उसने लोग चुने अगर वो एक्सपर्ट ना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिंपल क्या करते हैं, इन एक्सपर्ट एडवाइस, इन लोगों से एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, जनता का मत सुनते हैं, आपस में कैबिनेट में डिस्कशन करते हैं और इसमें इनका काम चल जाता है। इसलिए जो मिनिस्टर चाहता है वही होता है, जो गलत हो चाहे सही हो, बोले जनता देखेगी, जनता के हाथ में मुद्दा छोड़ दिया है। जैसे आर्टिकल 370 है, अब जनता का मुद्दा छोड़ दिया है, अगली बार जब चुनाव होंगे, जनता ने अगर राम मंदिर का मुद्दा आर्टिकल 370 है, सीए है, एनआरसी, अगर जनता को पसंद आए होंगे ये मुद्दे, तो जनता क्या करेगी, वोट देगी। नहीं पसंद आएगा वोट नहीं देगी, सिंपल सी बात। इसलिए नेता लोग आर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स। एक्चुअली दिस हैपन इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये सबको क्लियर है, सबको समझ में? यस। अब हम आधे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। किसी को डाउट है, कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी इनका स्वर्गवास हो चुका, प्रणब मुखर्जी। यस यस, यू कैन गिव अटेंडेंस, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो आप लोग अटेंडेंस दे दो अगर सब कुछ क्लियर है तो। कल मोस्टली मेरा ही क्लास रहेगा साइंस के बाद, मैं कल फिजिक्स नहीं लूंगा अगले 3 दिन। मैं आपको डीपी ही खत्म करूंगा, कल डीपी का चैप्टर हो जाएगा, फिर मैं आपका इकोनॉमिक्स भी लेना स्टार्ट करूंगा। तो आपका कोशिश करेंगे अक्टूबर एंड तक या नवंबर एंड तक आपका एसएसटी पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, लगा अगर मेरा जल्दी कोर्स खत्म हो गया तो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक सोचता मैं भी ले लूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। सब लोग एग्जाम हो रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह एग्जाम देना। ठीक है, नंबर अच्छे आने चाहिए सबके हाथ अगली में। सर प्लीज टीच चैप्टर 2 ऑफ हिज। क्या हिज, भूमिका क्या हिज भाई, क्लियर बताओ। अच्छा हिस्ट्री, अच्छा मैं समझ आया क्या चैप्टर 2 पढ़ाना है। देखते हैं, अब पहले डीपी तो एक बार कल डीपी खत्म करते हैं, फिर परसों मैं सुदीप्तो सर लेंगे तुम्हारा, सैटरडे को सुदीप्तो सर तुम्हारा एसएसटी लेंगे, तो आप उनको बोल देना कि एसएसटी में सेकंड चैप्टर ले लें हिस्ट्री का। ये सब इजी है, रशियन रेवोल्यूशन हो कोई भी हो, सब वही है ना। अभी 3 दिन जो सुदीप्तो सर का क्लास रहेगा, 3 दिन जो साइंस का रहता है, हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे 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 मना, अभी एकदम अभी हिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, धीरे धीरे हो जाएगा। हमने कहा था अक्टूबर में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो अक्टूबर से पहले हमने एसएसटी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 10th वालों को तो मैंने कल पढ़ाना स्टार्ट किया, उनका भी नवंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा।